कहानी शुरू होती है एक छोड़ी हुई फैक्ट्री से, जहां कुछ गुंडों ने शियाओयोंग को ज़ॉम्बियों से भरे पिंजरे के ऊपर बांध रखा था। गैंग का लीडर गुस्से में बोला कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं, अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन शियाओयोंग के दिल में सिर्फ नफरत थी। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी गलती नहीं, बल्कि कुई जिंग की वजह से हुआ है। वो मन ही मन कसम खा चुका था कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो उस औरत को कभी नहीं छोड़ेगा। उधर कुई जिंग एक बड़े से आदमी के साथ चिपकी हुई थी और शियाओयोंग का मजाक उड़ा रही थी। वो हंसते हुए बोली कि वो फिर से उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने ये तक कहा कि अब वो लोग चाहें तो उसे जितना चाहे टॉर्चर कर सकते हैं। वो उसके बेस में जमा किए गए सामान के लिए उसे थैंक यू भी बोल रही थी, क्योंकि उसी सामान की वजह से वो लोग कई महीनों तक आराम से जिंदा रह सकते थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने शियाओयोंग को सीधे ज़ॉम्बियों के पिंजरे में फेंक दिया। उसके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े। उस दर्द और डर के बीच शियाओयोंग ने कसम खाई, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कुई जिंग को जरूर मारूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अचानक वो झटके से उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो अपने घर के सोफे पर था। असल में वो सब एक बुरा सपना था। तभी कुई जिंग सामने आ गई और गुस्से में पूछने लगी, अब तक प्रॉपर्टी पेपर में मेरा नाम क्यों नहीं डाला? उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो प्यार नहीं, सिर्फ फायदा चाहती है। शियाओयोंग पूरी तरह उलझ गया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया। वो फिर से दुनिया खत्म होने से पहले वाले समय में लौट चुका है। उसे वो भविष्य बहुत अच्छी तरह याद था, कैसे कुई जिंग ने बेचारी बनने का नाटक करके उसका भरोसा जीता था और फिर उसके ही दुश्मनों को बेस के अंदर आने दिया था। उसकी वजह से उसने सब कुछ खो दिया था, घर, पैसा, इज्जत, यहाँ तक कि उसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सड़कों पर भटकना पड़ा था। हालांकि बाद में उसे कुछ सच्चे दोस्त मिले जिनके साथ वो जिंदा बच पाया, लेकिन कुई जिंग की गद्दारी वो कभी नहीं भूला और अब वो फिर उसी पुराने अंदाज में प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। शियाओयोंग के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि चाहे कोई भी टाइमलाइन हो, ये औरत हमेशा ऐसी ही घटिया रहेगी। लेकिन इस बार वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। कुई जिंग ने उसे एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, लेकिन शियाओयोंग ने बस उसे बाहर धक्का दिया और कहा, मैं सब संभालूंगा। इसके बाद उसने दरवाजा सीधे उसके मुंह पर बंद कर दिया। बाहर खड़ी कुई जिंग हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को वो हमेशा अपना गुलाम समझती थी, वो अचानक इतना बदल कैसे गया। लेकिन अब शियाओयोंग सब जान चुका था। उसे पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसने घड़ी देखी, दुनिया खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बचा था। 1 महीना, उसके बाद पूरी दुनिया नरक बनने वाली थी। शियाओयोंग ने उसी पल फैसला कर लिया, अब उसे तैयारी शुरू करनी होगी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक गेम जैसा सिस्टम विंडो खुल गया। वो समझ गया, अपोकलिप्स सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम ने उसे कई मिशन दिए। पहला मिशन था अपोकलिप्स की तैयारी करना। इसके लिए उसे जमीन खरीदनी थी और कम से कम 1 साल का सामान जमा करना था। इस मिशन का इनाम था 10 पॉइंट्स, जिन्हें सिस्टम शॉप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जब उसने शॉप खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। 20 पॉइंट्स में फिजिकल एनहांसमेंट पोशन, 2 पॉइंट्स में लेवल 1 सर्वाइवल किट और 10 पॉइंट्स में लेवल 1 प्रोटैगनिस्ट बॉक्स। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, लेकिन वो ये मौका किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता था। उसे अपना पुराना जीवन याद आया, बेकार, लापरवाह और बिना किसी मकसद वाला। लेकिन अब सब बदलने वाला था, क्योंकि सिर्फ 1 महीने बाद ज़ॉम्बी पूरी दुनिया में फैलने वाले थे। फिर भी उसने सोचा कि अपोकलिप्स से पहले वो आखिरी बार एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी ले। इसलिए वो एक महंगे रेस्टोरेंट में गया। उसने वो सारे एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर किए जिन्हें उसने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। वो हर निवाले का मजा ले रहा था, जैसे ये उसकी आखिरी शांति भरी रात हो। तभी उसके फोन पर कॉल आया। कॉल थी शुआ की, जो कुई जिंग की दोस्त थी और खुद को उसकी गर्लफ्रेंड कहती थी। शियाओयोंग तुरंत समझ गया कि कुई जिंग ने फिर रोना धोना शुरू किया होगा। जैसे ही उसने कॉल उठाई, उधर से चीखने की आवाज आई। शुआ चिल्ला रही थी, कुई जिंग का नाम प्रॉपर्टी में क्यों नहीं डाला? वो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम फेल हो गए। फिर उसने ऑर्डर देते हुए कहा, अभी 10 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो और घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना ब्रेकअप के लिए तैयार रहो। शियाओयोंग को यह सब अब बेहद घटिया और मजाकिया लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। उसे पता था कि उसके पास फालतू ड्रामे के लिए टाइम नहीं है। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ अपोकलिप्स की तैयारी पर था। उसकी पहली जरूरत थी एक ऐसी जगह जहां वो ज़ॉम्बीज और इंसानों दोनों से सुरक्षित रह सके। इसीलिए वो एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचा। वहां रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, घर खरीदना है या किराए पर लेना है? शियाओयोंग ने शांत अंदाज में कहा, इनमें से कुछ नहीं। तभी मैनेजर ने उसके कपड़े देखकर रिसेप्शनिस्ट को अंदर बुला लिया। वो बोला, तुम अभी तक कस्टमर पहचानना नहीं सीखी? ये लड़का असली ग्राहक नहीं है। उसने शियाओयोंग का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसके पास तो बाथरूम किराए पर लेने तक के पैसे नहीं होंगे। और फिर हंसते हुए बोला, अगर इसके पास घर खरीदने के पैसे निकले तो मैं खुद गंदगी खा लूंगा। लेकिन शियाओयोंग बिल्कुल शांत रहा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, बाद में तुम्हें कुछ ताजा खाने को जरूर दूंगा। उसने साफ किया कि वो कोई साधारण घर खरीदने नहीं आया है, बल्कि जमीन खरीदना चाहता है। फिर उसने अपना ब्लैक कार्ड दिखाया और पूरा ऑफिस चुप हो गया। रिसेप्शनिस्ट तुरंत वापस आई और बड़े सम्मान से उसे अंदर ले गई। उधर मैनेजर अब भी यही सोच रहा था कि शियाओयोंग सिर्फ दिखावा कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अलग अलग जमीनों का कैटलॉग दिखाया। वो हर जगह की खूबियां और कमियां समझा रही थी, लेकिन शियाओयोंग ने उसे बीच में रोक दिया। उसने कहा, मुझे बस ऐसी जगह चाहिए जो पहाड़ और पानी के पास हो, आसपास नदी हो, आना जाना आसान हो और इतनी बड़ी हो कि वहां फैक्ट्री बनाई जा सके। इतना सुनते ही मैनेजर जू बोल पड़ा, ये सारी शर्तें तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वाली जमीनों से मैच करती है। लेकिन एजेंट ने तुरंत कहा, वो जगह बेकार है, वहां सिर्फ अधूरी और छोड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं, कोई भी सीरियस ग्राहक वो नहीं खरीदेगा। मैनेजर फिर से शियाओयोंग का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन शियाओयोंग अचानक गंभीर हो गया।
उसने पूछा, तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सच में मेरी सारी शर्तें पूरी करता है? एजेंट ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि वहां अधूरी फैक्ट्रियां हैं जिनका काम कभी पूरा नहीं हुआ। शियाओयुंग ने तुरंत समझ लिया, ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है। वो जगह डिफेंड करना आसान था और वहां पहले से फैक्ट्री बनी होने की वजह से उसका बहुत पैसा बच सकता था। उसे सब कुछ शुरू से नहीं बनाना पड़ेगा। उसने बिना देर किए कहा, मैं यही जमीन खरीदूंगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एजेंट खुद हैरान रह गई क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि कोई सच में वो जगह खरीदेगा। उधर मैनेजर जू जोर जोर से हंसने लगा। उसे भरोसा था कि शियाओयुंग के पास इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगले ही पल शियाओयुंग ने सीधे 3 करोड़ जमा कर दिए। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। अब सब लोग मैनेजर जू को उसका वादा याद दिलाने लगे। कुछ लोग तो वीडियो रिकॉर्ड करने लगे और मैनेजर का चेहरा देखने लायक था। उधर शियाओयुंग के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। उसने अपक्लिप्स की तैयारी का पहला बड़ा कदम पूरा कर लिया था, एक सुरक्षित इलाका हासिल करके। हालांकि उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन उसे पता था कि अभी उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तभी एजेंसी में शू शांग आ गया। वो अंदर का हंगामा देखकर हैरान रह गया। जब उसने देखा कि लोग मैनेजर जू को उसका वादा पूरा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह शॉक में चला गया। उधर दूसरी तरफ कुई जिंग अपने घर में फालतू कामों में लगी हुई थी। तभी शू शांग का फोन आया। उसने बताया कि शियाओयुंग ने जाकर जमीन खरीद ली है। कुई जिंग दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके पास इतने पैसे आए कहां से। शू शांग ने कहा, उसने 3 करोड़ जमा किए हैं, शायद शादी के लिए जो पैसे बचाए थे वही इस्तेमाल कर दिए। ये सुनते ही कुई जिंग गुस्से से पागल हो गई। उसे लगने लगा कि शियाओयुंग ने उसका पैसा खर्च कर दिया। शू शांग उसे शांत करने की कोशिश करने लगा और बोला, पहले उससे बात करके समझो क्या हुआ है। लेकिन कुई जिंग अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। वो बोली, वो मेरे खिलाफ जाने लगा है, आज ही इंटरनेट पर उसकी बेइज्जती करूंगी। उधर शियाओयुंग घर पहुंच चुका था। वो आराम से अगले कदमों के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि 1 साल तक जिंदा रहने के लिए उसे बहुत ज्यादा सामान चाहिए होगा। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे पर कुई जिंग और उसकी दोस्त शुआ खड़ी थी। कुई जिंग गुस्से में चिल्लाई, मेरे पैसे से वो जमीन खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? शियाओयुंग अब सच में चिढ़ चुका था। वो बोला, वो पैसा मेरा था, तुम्हारा नहीं, और अब मैं तुम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, वैसे भी तुम शू शांग के काफी करीब हो, उसी से मदद मांग लेना। ये सुनते ही कुई जिंग का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि शियाओयुंग को उनके अफेयर के बारे में कैसे पता चला। शुआ तुरंत बात संभालने लगी, शायद कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन शियाओयुंग ने साफ कहा, कोई गलतफहमी नहीं है, हम दोनों कभी सच में कपल थे ही नहीं, और मेरी किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। इतना कहकर उसने दरवाजा सीधे उनके मुंह पर बंद कर दिया। बाहर खड़ी कुई जिंग पूरी तरह सन्न थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका राज आखिर खुला कैसे। लिफ्ट में नीचे जाते समय शुआ ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में शू शांग के साथ हो? और कुई जिंग ने बिना झिझका कह दिया। लेकिन असली चाल तो शुआ चल रही थी। वो बाहर से तो कुई जिंग की दोस्त बनी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही थी कि शियाओयुंग और कुई जिंग की लड़ाई उसके लिए सुनहरा मौका है। वो चाहती थी कि किसी तरह शियाओयुंग को अपने करीब कर ले, उसका पैसा भी और वो नई खरीदी हुई जमीन भी। उधर शियाओयुंग अब अपनी नई प्रॉपर्टी पर पहुंच चुका था। वो वहां खड़ा होकर नक्शे और प्लान देख रहा था। उसने अधूरी फैक्ट्री को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर बुलाया था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, वो उसे एक असली किले में बदलना चाहता था। वो इंजीनियर को एक एक चीज समझा रहा था, मोटी और मजबूत दीवारें, गार्ड टावर, चारों तरफ कंटीले तार, ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्टील के दरवाजे और बुलेट प्रूफ ग्लास। उसकी बातें सुनकर इंजीनियर खुद हैरान हो गया। उसने पूछा, आप आखिर बनाना क्या चाहते हैं? लेकिन शियाओयुंग ने सीधे कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस इतना बताओ, 1 महीने में काम पूरा हो सकता है या नहीं? इंजीनियर ने साफ कहा कि बिना ज्यादा पैसे और मजदूरों के ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन शियाओयुंग बहुत गंभीर था। उसने कहा, पैसों की चिंता मत करो, बस काम जल्दी खत्म होना चाहिए। इंजीनियर ने हिसाब लगाकर कहा कि कम से कम 2 करोड़ और लगेंगे और उनमें से 50 लाख एडवांस चाहिए होंगे। शियाओयुंग तुरंत मान गया। उसने कहा कि आज ही पैसे ट्रांसफर कर देगा। यहां तक कि उसने ये भी कह दिया, अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो ये जमीन तुम्हारी। उसकी आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि इंजीनियर भी एक पल के लिए चुप हो गया। तभी अचानक शुआ वहां पहुंच गई। वो सीधे शियाओयुंग से लिपट गई और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उसे उसकी बहुत चिंता हो। शियाओयुंग अंदर ही अंदर लंबी सांस लेकर सोचने लगा, एक और मुसीबत आ गई। उसे साफ समझ आ रहा था कि शुआ अब कुई जिंग को धोखा देकर खुद उसके करीब आना चाहती है। असल में वो उसकी प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाए बैठी थी। शियाओयुंग ने ठंडे लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उधर कुई जिंग चारों तरफ देखकर प्रभावित हो गई। वो बोली, वाह, ये जगह तो काफी अच्छी है, क्या तुम यहाँ कोई बड़ा विला बनाने वाले हो? लेकिन इस बार शियाओयुंग पहले जैसा नहीं था। उसने उसे हल्का सा पीछे किया और साफ कहा, यह तुम्हारा मामला नहीं है। कुई जिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ उसका हाथ छूने पर भी शियाओयुंग शर्मा जाता था, लेकिन अब वो बिना झिझक उसे दूर कर रहा था। शियाओयुंग ने दोनों को इग्नोर किया और सीधे मजदूरों की मदद करने चला गया। उधर शुआ मन ही मन सोच रही थी, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। उसे लग रहा था कि कुई जिंग अपनी चाल चलने में देर कर चुकी है। अब उसे किसी भी तरह ये जमीन अपने नाम करनी होगी। कुछ देर बाद शियाओयुंग वापस घर लौट आया। उसने बैंक से लोन भी ले लिया था और काम जल्दी खत्म हो इसलिए ज्यादातर पैसे पहले ही दे चुका था।
लेकिन उसे पता था कि अभी भी उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि अपोकलिप्स के लिए सामान जमा करना आसान नहीं था। तभी उसे एक जरूरी बात याद आई। दुनिया खत्म होने वाली थी, तो फिर इस अपार्टमेंट का क्या फायदा। उसने फैसला कर लिया, वो अपना फ्लैट बेच देगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर उसी बिल्डिंग में रहने वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। शियाओयोंग उसे अच्छी तरह जानता था। उसके पास खूब पैसा था और वो काफी समय से उसका फ्लैट खरीदना चाहता था। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता रहता था, कभी कूड़ा बाहर रखने पर, कभी बेवजह शिकायत करके। असल में वो दबाव बनाकर फ्लैट सस्ते में खरीदना चाहता था। इस बार भी वो झगड़ा करने लगा। उसने ताना मारते हुए कहा, कल रात फिर क्लबों में घूम कर आया है ना। शियाओयोंग ने शांत अंदाज में जवाब दिया, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं तो जल्दी सो गया था, और अगर बाहर गया भी होता तो वो आपका मामला नहीं है। फिर उसने सीधा पूछा, क्या आप ये सब सिर्फ मेरा फ्लैट खरीदने के लिए कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी तुरंत गंभीर हो गया। तब शियाओयोंग बोला, ठीक है, मैं फ्लैट बेच दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मेरा नया घर तैयार नहीं हो जाता मैं अगले 6 महीने यही रहूंगा, और 50 लाख एडवांस चाहिए। उसने साफ कर दिया कि बिना इन शर्तों के कोई डील नहीं होगी। बूढ़ा आदमी पहले झिझका, लेकिन आखिर में मान गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहा, बाद में पछताना मत। उधर शियाओयोंग मन ही मन हंस रहा था। उसे पता था जब अपोकलिप्स आएगा तब यही बूढ़ा आदमी इसी बिल्डिंग में मौत का इंतजार कर रहा होगा। इस तरह शियाओयोंग ने कुल 80 लाख जुटा लिए, 30 लाख बैंक लोन से और 50 लाख फ्लैट बेचकर। अब उसके पास अगले स्टेज की तैयारी के लिए पैसे थे, पूरे 1 साल का सामान खरीदने के लिए। उसी समय सिस्टम ने उसे पहला मिशन पूरा करने का इनाम भी दे दिया, क्योंकि उसने सुरक्षित जमीन हासिल कर ली थी। शियाओयोंग बिना समय गवाए सीधे स्टोर पहुंच गया। वो लगातार ट्रॉलियां भर भर कर सामान खरीदने लगा। इतना सामान देखकर बाकी लोग भी उसे घूरने लगे। कुछ लोग तो मजाक में कहने लगे, लगता है इसे सच में दुनिया खत्म होने वाली अफवाहों पर भरोसा हो गया है। लेकिन शियाओयोंग किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने मिशन का दूसरा हिस्सा भी पूरा कर लिया और सिस्टम से उसे फिर 10 पॉइंट्स मिले। उसे लगा अपोकलिप्स में सबसे जरूरी चीज होगी अपनी ताकत बढ़ाना, और उसी समय उसकी नजर गई प्रोटैगनिस्ट बॉक्स पर, जिसकी कीमत थी ठीक 10 पॉइंट्स। उसने बिना सोचे वो बॉक्स खरीद लिया और उसके अंदर से निकला लेवल 1 स्पेशल रिंग। ये कोई साधारण चीज नहीं थी। उस रिंग के अंदर 500 मीटर का सब स्पेस था, जहां वो कुछ भी स्टोर कर सकता था। और सबसे खास बात, उसके अंदर समय रुक जाता था, खाना खराब नहीं होता, फ्रोजन चीजें पिघलती नहीं, सब कुछ हमेशा के लिए सुरक्षित रहता। शियाओयोंग समझ गया, ये तो जैकपॉट है। तभी सिस्टम ने उसे अगला मिशन दिखाया, 10 साल का सामान जमा करो, इनाम 20 पॉइंट्स। उधर उसी समय स्टोर मैनेजर यांग दाओ वहां गया। वो गुस्से में पूछ रहा था, ये हंगामा कौन कर रहा है? लेकिन जैसे ही उसने शियाओयोंग को देखा, वो उसे पहचान गया, और शियाओयोंग भी उसे भूल नहीं पाया था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यांग दाओ पहले गुंडों के ग्रुप में रहता था और अक्सर दूसरों को परेशान करता था। उनकी कई बार लड़ाई भी हो चुकी थी। शियाओयोंग ने सोचा, पहले भी इससे नहीं डरा था, अब भी नहीं डरूंगा। यांग दाओ ने गुस्से में कहा, सारा सामान वापस रखो, वरना पुलिस बुला लूंगा। लेकिन शियाओयोंग शांत रहा। वो बोला, अभी स्कूल वाला रौब दिखा रहे हो? मैं खरीदने आया हूं। यांग दाओ को भरोसा ही नहीं था कि वो इतना सामान खरीद पाएगा। कैशियर्स को पूरा सामान स्कैन करने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। कुल बिल निकला 5,68,884। यांग दाओ ने ताने वाले अंदाज में कहा, चलो अब पेमेंट करो। लेकिन अगले ही पल शियाओयोंग ने आराम से कार्ड स्वाइप कर दिया, पूरा पैसा कट गया। यांग दाओ का चेहरा देखने लायक था। वो चुपचाप निकलने लगा, लेकिन तभी शियाओयोंग ने उसे रोक लिया। वो बोला, पहले माफी मांगो। यांग दाओ भड़क गया। उसे लगा शियाओयोंग जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन तभी आसपास खड़े लोग भी बोलने लगे, गलती तुम्हारी थी, माफी मांगो। कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड भी करने लगे। तब शियाओयोंग ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम माफी मांगोगे तो मैं 10 गुना ज्यादा सामान खरीदूंगा। ये सुनते ही यांग दाओ का रवैया बदल गया। आखिर में उसने सिर झुकाकर माफी मांग ली। तब शियाओयोंग बोला, आगे से किसी को कम मत समझना। माफी के बाद यांग दाओ ने पूछा, इतना सामान आखिर करोगे क्या? शियाओयोंग ने सीधे जवाब दिया, ये तुम्हारा मामला नहीं है, बस बड़ा स्टॉक जमा करना है। तब यांग दाओ बोला, शायद हमारा स्टोर इतना सामान नहीं दे पाएगा। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है शांगजिया? उसने बताया कि वो बड़े लेवल पर माल सप्लाई करता है। कुछ देर बाद यांग दाओ वापस आया और बोला कि उसे एक बड़ा सप्लायर मिल गया है। शियाओयोंग मन ही मन हंसा। उसे लगा यांग दाओ पहले जैसा ही है, पूरा कमीशनखोर चमचा। उसे अंदाजा था कि ये नया आदमी भी कोई सीधा इंसान नहीं होगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपोकलिप्स से पहले जितना हो सके उतना सामान जमा करना था। कुछ देर बाद वो लोग एक विशाल गोदाम पहुंचे जो सामान से भरा हुआ था। तभी शांगजिया तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए वहां आया। उसने आते आते लगभग यांग दाओ को ही ठोक दिया।
उसका पूरा अंदाज दिखावे से भरा था। चमकदार कपड़े, अजीब स्टाइल और ऊपर से हाथ में सिगरेट। शियाओयोंग उसे देखकर मन ही मन बोला, वाह, बड़ा शरीफ आदमी लगता है। शांग जिया सीधे उनके सामने आकर धुआं उड़ाने लगा और पूछा, यही है बड़ा ग्राहक? यांग दाओ ने तुरंत हाँ में जवाब दिया और कहा, स्कूल से जानता हूं इसे। शांग जिया ने नकली याद करने वाला चेहरा बनाया और फिर शियाओयोंग के मुंह पर और धुआं छोड़ते हुए बोला, अच्छा, वही लड़का जो स्कूल में बड़ा हीरो बनता था। फिर उसने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। ये ब्रांडेड कपड़े असली भी है या नकली? मुझे नकली अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब शियाओयोंग का धैर्य टूटने लगा था। वो ठंडे लेकिन भारी लहजे में बोला, शायद हम गलत बातों पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं यहाँ खरीदने आया हूँ, लड़ने नहीं। लेकिन शांग जिया रुकने वाला नहीं था। वो यांग दाओ से ही झगड़ने लगा। पक्का यही बड़ा ग्राहक है या फिर मेरा टाइम खराब करवा रहा है? यांग दाओ जल्दी जल्दी समझाने लगा कि शियाओयोंग सच में बहुत पैसा खर्च कर चुका है और मजाक नहीं कर रहा। लेकिन शांग जिया बिजनेस में पुराना खिलाड़ी था। वो घमंड से बोला, मैं असली और नकली ग्राहक दूर से पहचान लेता हूं। उधर शियाओयोंग मन ही मन सोच रहा था, लगता है मेरी खरीदार वाली ऑरा अभी भी काम नहीं कर रही। एक छोटा मोटा गुंडा भी मुझे सीरियस नहीं ले रहा। तभी अचानक शांग जिया ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में सीधा दबंगई वाला एटीट्यूड था। वो बोला, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? लेकिन शियाओयोंग बिल्कुल शांत रहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू खुद बस एक छोटा मोटा सड़क छाप आदमी है। ये सुनते ही शांग जिया का पारा चढ़ गया। उसने यांग दाओ को एक तरफ धक्का दिया और बोला, अब मैं तुझसे आराम से बात करूंगा। फिर उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर खरीदना नहीं है तो यहां से सही सलामत जाना मुश्किल होगा। लेकिन शियाओयोंग डरने वालों में से नहीं था। वो बोला, पहले अपनी ये नकली ब्रांड वाली जैकेट उतार और फिर अपना बैंक बैलेंस चेक कर। शांग जिया एक पल के लिए रुक गया। उसे पता चला कि शियाओयोंग एक ही सुपरमार्केट ट्रिप में 10 लाख से ज्यादा उड़ा चुका है। अब उसे भी लगने लगा कि सामने वाला आदमी सच में बड़ा ग्राहक है। शियाओयोंग ने साफ कहा, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया। अभी इसी वक्त 50 लाख ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन बदले में असली माल चाहिए और डिलीवरी सीधे मेरे घर तक होगी। ये सुनते ही शांग जिया का रवैया बदल गया। वो तुरंत बोला, कौन कौन सा सामान चाहिए? शियाओयोंग ने बिना रुके लिस्ट गिनानी शुरू कर दी। चावल, तेल, नमक, ड्रिंक्स और हर वो चीज जो लंबे समय तक खराब ना हो। शांग जिया अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसे लगा आज तो जैकपॉट लग गया। असल में वो सोच रहा था कि अपने गोदाम का सारा पुराना और एक्सपायर होने वाला माल भी इसी के सिर पर डाल देगा। कुछ देर बाद वो लोग विशाल गोदाम के अंदर पहुंचे। चारों तरफ सामान ही सामान भरा था। शांग जिया मुस्कुराते हुए बोला, इतनी बड़ी खरीदारी है इसलिए 10% डिस्काउंट दूंगा। लेकिन शियाओयोंग कोई बेवकूफ नहीं था। वो एक एक सामान खुद चेक करने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी। कई चीजें तो पहले से एक्सपायर थी। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो बोला, कीमत माल की क्वालिटी देखकर तय होगी। उसे साफ समझ आ गया था कि सामने वाला उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। शांग जिया जल्दी से बोला, अरे, एक्सपायर सामान पर 50% डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन शियाओयोंग ने सीधे मना कर दिया। वो बोला, कचरे के पैसे नहीं दूंगा, मुझे पूरे 50 लाख का अच्छा माल चाहिए। फिर उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ, एक्सपायर सामान भी ले लूंगा, लेकिन उसका पेमेंट अगले महीने मिलेगा। अब शांग जिया को शक होने लगा। उसने पूछा, तुझे एक्सपायर सामान चाहिए ही क्यों? शियाओयोंग हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे उसे आने वाले भविष्य की पूरी तस्वीर दिख रही हो। वो धीरे से बोला, कुछ दिनों बाद एक्सपायर खाना भी सोने से ज्यादा कीमती होगा। शांग जिया तुरंत पूछने लगा, मतलब क्या है तेरा? लेकिन शियाओयोंग ने बात वही खत्म कर दी। वो बोला, ज्यादा सवाल मत पूछ, मैं एड्रेस भेज दूंगा, तू बस अपना काम कर। उसी समय शियाओयोंग के पास एक और बिजनेस कॉल आ गया। अब वो खुद को धीरे धीरे एक बड़े आदमी जैसा महसूस करने लगा था। उसने शांग जिया से कहा, बाकी सब तू संभाल, मुझे और भी काम है। उसके जाते ही यांग दाओ बोला, यार, ये तो बहुत बड़ा ग्राहक निकला। शांग जिया ने भी हामी भरी, लेकिन वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि शियाओयोंग अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। कुछ समय बाद शियाओयोंग फिर एक नई डील कर रहा था और मजेदार बात यह थी कि वो उसी फ्लैट की डील कर रहा था जो वो पहले ही उस बूढ़े आदमी को बेच चुका था। इस बार उसे एक नया खरीदार मिल गया था जो 4 लाख एडवांस देने को तैयार था। हालांकि उसे 3 महीने बाद ही घर मिलना था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय शियाओयोंग मन ही मन सोच रहा था, लोग घर के लिए कितने मजबूर हो जाते हैं। फिर उसने सीधे पूछ लिया, इतनी जल्दी घर क्यों चाहिए? उस आदमी ने बताया कि उसकी पोती का स्कूल बदल रहा है और ये जगह उनके लिए बिल्कुल सही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा,
बस कीमत मत बढ़ाइए। शियाओ मुस्कुराया और बोला, नहीं बढ़ाऊंगा, हालांकि चाहूं तो बढ़ा सकता हूं। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जाते समय उस आदमी ने धन्यवाद कहा और वादा किया कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। उधर शियाओ सोच रहा था, ये आदमी बहुत सीधा है, ऐसे लोग एपोकलिप्स में ज्यादा दिन नहीं टिकते। फिर जाते जाते उसने उस आदमी का नया एड्रेस भी पूछ लिया। कुछ दिन बाद शियाओ अपने बाकी काम संभाल रहा था। उधर छोड़ी हुई फैक्ट्री का रेनोवेशन लगभग पूरा हो चुका था। वो इंजीनियर के साथ जाकर काम चेक करने लगा। इंजीनियर ने बताया, करीब 70 से 80% काम पूरा हो गया है। अब दरवाजे पूरी तरह मजबूत बनाए जा चुके थे। गोदाम भी साफ और काफी बड़ा लग रहा था। शियाओ संतुष्ट होकर बोला, बहुत बढ़िया। फिर उसने तुरंत शांगजिया को फोन करके कहा कि अब सामान लाना शुरू कर सकता है। कुछ देर बाद एक के बाद एक कई ट्रक फैक्ट्री के अंदर घुसने लगे। पूरा गोदाम सामान से भरता जा रहा था। बहुत सारे मजदूर तेजी से काम कर रहे थे, क्योंकि शियाओ चाहता था कि एपोकलिप्स शुरू होने से पहले सब तैयार हो जाए। अब एपोकलिप्स बिल्कुल सिर पर आ चुका था। शियाओ खुद खड़े होकर लोगों को निर्देश दे रहा था। खाने का सामान अलग, सब्जियां अलग, मछली और मांस अलग। पूरा दिन इसी काम में निकल गया। शाम तक जाकर सारी तैयारी पूरी हुई। जब सब खत्म हुआ तो शियाओ को एहसास हुआ कि उसने आखिरकार 10 साल का सामान जमा करने वाला मिशन पूरा कर लिया है। उसने तुरंत सिस्टम स्टोर खोला और इस बार उसे एक नया बॉक्स दिखाई दिया। पहले वाला एपोकलिप्स फार्मर बॉक्स तो था ही, लेकिन अब एक नया बॉक्स भी था, स्किल अवेकनिंग। शियाओ बहुत खुश हो गया, क्योंकि एपोकलिप्स शुरू होने से पहले ऐसा रिवॉर्ड मिलना बहुत बड़ी बात थी। उसने बिना देर किए वो बॉक्स खरीद लिया और उसके अंदर से निकली स्किल, माइंड्स आई लेवल 1। ये स्किल किसी की भी छिपी हुई हॉस्टिलिटी महसूस कर सकती थी, मतलब सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। अब वो तुरंत समझ सकता था। शियाओ को लगा एपोकलिप्स में ये ताकत बेहद काम आने वाली है। अब वो आसानी से पहचान सकेगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे बचकर रहना है। तभी सिस्टम ने उसे नया मिशन दिया, आर्म टू द टीथ। मिशन था खुद को जितना हो सके उतना हथियारों से लैस करना। इनाम 10 पॉइंट्स और एक रैंडम आइटम। शियाओ हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो पहले से यही करने की तैयारी कर रहा था। उस रात शियाओ ब्लैक मार्केट पहुंचा। उसे ये देखकर अजीब लगा कि वहां लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई नॉर्मल बाजार हो। ना कोई चेहरा छुपा रहा था, ना किसी को डर था। खुलेआम ड्रग्स और हथियार बिक रहे थे। उसी भीड़ में शियाओ की नजर फिर कोई जिंग पर पड़ी। वो एक जेड ब्रेसलेट की डील कर रही थी, ताकि उसे असली बताकर किसी को बेवकूफ बना सके। शियाओ मन ही मन हंसा। उसे लगा शायद वो चीज चोरी की होगी या नकली। उधर शियाओ खुद हथियार खरीदने आया था। वो ये सब देखकर सोचने लगा, पहले मैं भी ऐसे ही शेडी डील्स किया करता था, लेकिन अब ये सब और भी घटिया लगने लगा है। उसे अफसोस हुआ कि कोई जिंग जैसी लड़की शायद इतनी सस्ती चाल में फंस भी जाएगी। लेकिन उसने अपना ध्यान वापस काम पर लगाया। आखिरकार उसे एक छोटा सा हथियारों का स्टॉल दिखा। वो वहां रखी छुरियां देखने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने दुकानदार से पूछा, कुछ ज्यादा भारी और ताकतवर चीज नहीं है? दुकानदार ने जवाब देने की बजाय उसके सामने सिर्फ एक चाकू तेज करने वाला पत्थर फेंक दिया। फिर बोला, अगर भारी हथियार चाहिए तो खुद तेज कर ले। लेकिन शियाओ संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, मुझे सच में काम की चीज चाहिए। दुकानदार शक भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसने पूछा, कोई गड़बड़ करने आया है क्या? तभी शियाओ ने बिना कुछ कहे दुकान के क्यूआर कोड पर सीधे 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। फिर बोला, मैं मजाक करने नहीं आया। इतना पैसा देखते ही दुकानदार का रवैया बदल गया। उसने दूसरे आदमी को दुकान संभालने को कहा और शियाओ को अंदर एक प्राइवेट कमरे में ले गया। वहां उसने एक साधारण रिवॉल्वर निकाली और बोला, 2000 की है, गोलियां भी सस्ती पड़ेंगी। लेकिन शियाओ ने तुरंत मना कर दिया। वो बोला, ये मेरे किसी काम की नहीं, मुझे असली हथियार चाहिए। फिर उसने बताया कि 2 लाख तो सिर्फ एडवांस था। असल में वो करीब 20 लाख के हथियार और गोलियां खरीदना चाहता था। ये सुनते ही दुकानदार भी सतर्क हो गया। उसने पूछा, तुम करते क्या हो? शियाओ ने बहुत ठंडे अंदाज में जवाब दिया, छोटे मोटे काम मैं खुद नहीं संभालता, मेरे लोग संभालते हैं। लेकिन अभी हालात बदल रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा सवाल पूछो। उसकी बातों में ऐसा दबदबा था कि दुकानदार भी चुप हो गया। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, खिड़कियां लॉक की और फुसफुसाते हुए बोला, लगता है तुम सही आदमी के पास आए हो। उसने शियाओ को कहा कि जो चाहिए उसकी पूरी लिस्ट लिख दे। फिर उसने एक एड्रेस दिया और कहा, कल रात 12 बजे वहां आना, सारा पैसा साथ लाना। डील पक्की हो चुकी थी। अब दुकानदार शियाओ के साथ पूरा सम्मान से पेश आ रहा था।
ब्लैक मार्केट से बाहर निकलते हुए शियाओयुं लोगों को ध्यान से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि यहाँ हमेशा कुछ वही चेहरे दिखाई देते हैं। कोई हथियार बेच रहा था, कोई नकली गहने, और कई लोग ऐसे सामान सिर्फ दूसरों को ठगने के लिए खरीदते थे। तभी शियाओयुं ने अपनी नई स्किल माइंड्स आई इस्तेमाल की। उसने दुकानदार की तरफ देखा। उसके ऊपर कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी, मतलब वो फिलहाल शांत और खुश था। लेकिन तभी उसकी नजर एक दूसरे आदमी पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। उस आदमी के सिर के ऊपर साफ हॉस्टिलिटी का आइकन दिख रहा था। शियाओयुं तुरंत समझ गया, ये आदमी खतरा है। अब उसे एहसास हुआ कि ये स्किल अपोकलिप्स में कितनी काम आने वाली है। उधर नकली गहनों की डील देखकर वो सोचने लगा, लोग बिना शर्म के दूसरों को धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। दुकानदार ने माहौल भांप लिया और पूछा, जानते हो उसे? शियाओयुं ने कहा, हाँ, दुश्मन जैसा समझ लो। दुकानदार तुरंत बोला, चाहो तो सबक सिखा देते हैं। लेकिन शियाओयुं ने उसे रोक दिया। वो बोला, मारना मत, उसके लिए मेरे कुछ और प्लान है। फिर दुकान के लोग उस आदमी के पीछे पड़ गए। वो डरकर सफाई देने लगा, लेकिन आखिर में उसे ब्लैक मार्केट से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसके कपड़ों पर जूतों के निशान थे और चेहरा सूजा हुआ था। जाते जाते वो बड़बड़ा रहा था, ये सब शियाओयुं की वजह से हुआ। एक दिन बदला जरूर लूंगा। 2 दिन बाद शियाओयुं के बेस पर आखिरकार हथियारों की डिलीवरी आ गई। सिस्टम मिशन आर्म टू दी टीथ पूरा हो गया। उसे फिर 10 पॉइंट्स मिले। अब उसके पास कुल 20 पॉइंट्स थे। उसने पिस्तौलें, सब मशीन गन, ढेर सारी गोलियां सब जमा कर लिया था। लेकिन असली खुशी तो तब हुई जब सिस्टम ने एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया, लेवल 2 फिजिकल एनहांसमेंट पोशन। ये दुकान में मिलने वाली पोशन से दोगुनी ताकतवर थी। शियाओयुं ने बिना सोचे उसे तुरंत इस्तेमाल कर लिया। उसने सिस्टम चेक किया। एक सामान्य इंसान के करीब 5 फिजिक पॉइंट होते थे, लेकिन उसके 2 पॉइंट्स बढ़ते ही उसकी ताकत लगभग 40% बढ़ गई। फिर उसने एक और लेवल 1 पोशन खरीदी। अब उसके फिजिक पॉइंट्स 8 हो गए, मतलब वो एक आम इंसान से 60% ज्यादा ताकतवर हो चुका था। शियाओयुं ने तुरंत अपनी ताकत टेस्ट करने का फैसला किया। उसने एक स्टील की रॉड उठाई और एक ही किक में उसे मोड़कर दीवार के अंदर घुसा दिया। उस पल उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था, वो साफ बता रहा था कि अब उसे लड़ाई से डर नहीं लगता। वो मन ही मन बोला, अब ना इंसानों से डर है, ना ज़ॉम्बी से। फिर उसने सारे हथियार अपनी स्पेशल रिंग में रख दिए, क्योंकि वहां वो बिना जगह घेरे आराम से स्टोर हो सकते थे। तभी उसे याद आया, अब अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। वो बैठकर सोचने लगा कि क्या क्या काम बाकी है। और तभी उसे एक बूढ़ा आदमी याद आया, वही आदमी जिसने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। इतनी गद्दार दुनिया देखने के बाद भी शियाओयुं ऐसे इंसान को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया कि वो उसे कुछ जरूरी सामान देगा ताकि उसके बचने के चांसेस बढ़ जाए। असल में वो उस मदद का बदला चुका रहा था जो कभी उस बूढ़े ने की थी। अगली सुबह शियाओयुं बूढ़े आदमी के घर पहुंचा। वो जीपीएस का शुक्रिया कर रहा था, क्योंकि वो छोटा सा घर ढूंढना आसान नहीं था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सोचा, बूढ़े की तबीयत सच में ठीक नहीं है, इसीलिए वो जल्दी शिफ्ट होना चाहता था। दरवाजा खटखटाने से पहले ही उसने तय कर लिया कि सामान बाहर ही निकाल देगा, क्योंकि वो स्पेशल रिंग का राज नहीं खोलना चाहता था। उसने धीरे धीरे सारे बॉक्स बाहर रख दिए। जब बूढ़े ने दरवाजा खोला तो पहले उसे लगा शायद किराए की बात होगी, लेकिन सामने ढेर सारे बॉक्स देखकर वो दंग रह गया। उसने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? शियाओयुं बोला, बाद में समझाऊंगा, पहले जल्दी अंदर रख लो। पड़ोसियों ने देख लिया तो दिक्कत होगी। दोनों मिलकर सामान अंदर ले गए। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, आजकल के जवानों में कितनी ताकत होती है, मैं तो अब कुछ बॉक्स भी नहीं उठा सकता। उधर शियाओयुं घर का जायजा ले रहा था। उसे लगा दरवाजा काफी मजबूत है। फिर वो गंभीर होकर बोला, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, इन सामानों को संभाल कर इस्तेमाल करना। ये कम से कम 6 महीने चल सकते हैं, क्योंकि कल से दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। इसी दौरान उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें बूढ़ा आदमी एक लड़की के साथ खड़ा था। उसे देखते ही शियाओयुं पहचान गया, शान शान। वो उसकी पिछली जिंदगी की दोस्त थी। उसने तुरंत पूछा, क्या ये आपकी पोती शान शान है? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वो बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें उसका नाम कैसे पता? फिर शियाओयुं ने पूछा, वो अभी कहाँ है? बूढ़े ने बताया कि वो अभी उसके होम टाउन में पढ़ रही है, और जैसे ही घर बदलने का काम पूरा होगा वो उसे नए स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। पेपर वर्क भी लगभग पूरा हो चुका था। ये सुनते ही शियाओयुं को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। उसे साफ याद था, शान शान हमेशा खुद को दोष देती थी। वो कहती थी कि उसके दादाजी उसकी वजह से मरे, क्योंकि अपोकलिप्स शुरू होने पर वो स्कूल में फंस गई थी और बूढ़े आदमी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ये याद करते ही शियाओयुं ने मन ही मन कसम खाई
इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर उसने बूढ़े से कहा, अब आप घर नहीं बदलेंगे और मैं भी फ्लैट बेचने का फैसला वापस नहीं ले रहा, क्योंकि कल से दुनिया नरक बनने वाली है। उसके बाद ना ये घर मायने रखेगा, ना मेरा ना स्कूल, सब बेकार हो जाएगा। सबसे जरूरी चीज है अभी तुरंत जाकर शान शान को स्कूल से वापस लाना। बूढ़ा आदमी पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि शियाओयुंग ऐसी बातें क्यों कर रहा है। शियाओयुंग कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या आपने कभी अकाल वाली जिंदगी देखी है? शियाओयुंग धीरे धीरे समझाने लगा कि दुनिया कैसी होने वाली है। वो बोला, क्या आपने कभी ऐसे गरीब देशों या पिछड़े इलाकों के बारे में सुना है जहां लोग भूख और तकलीफ में जीते हैं? फिर उसकी आवाज और भारी हो गई। बहुत जल्द पूरी दुनिया वैसी ही बनने वाली है। हर जगह भूख होगी, डर होगा और इंसानियत लगभग खत्म हो जाएगी। बूढ़ा आदमी अब भी उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। तब शियाओयुंग ने तय किया कि अब उसे सच दिखाना पड़ेगा। अगले ही पल उसने अपनी स्पेशल रिंग इस्तेमाल की। घर में रखे सारे बॉक्स और सामान अचानक हवा में गायब होकर वापस रिंग के अंदर चले गए। ये नजारा देखकर बूढ़ा आदमी पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गई। वो कांपती आवाज में बोला, ये कैसी ताकत है? तब शियाओयुंग ने पहली बार खुलकर सच बताया। वो बोला, मेरे पास खास शक्तियां हैं और मैं आने वाला भविष्य देख सकता हूं। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मैं चाहता हूं कि आप और शान शान दोनों जिंदा रहें, इसलिए अब आपको मेरी हर बात माननी होगी। उसने तुरंत पूछा, शान शान का स्कूल कहाँ है? कुछ ही देर बाद दोनों कार में थे। बूढ़ा आदमी अभी भी डरा हुआ था, लेकिन अब वो शियाओयुंग की बातों को हल्के में नहीं ले रहा था। उधर शियाओयुंग बहुत जल्दी में था। उसे पता था अपकलिप्स शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा। उसने पूछा, आपको उसकी डॉर्मेट्री का रास्ता पता है? बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं रास्ता दिखा दूंगा। इसी बीच स्कूल के गेट पर शान शान मुसीबत में फंसी हुई थी। एक लड़की गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। कारण सिर्फ इतना था कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो शान शान को पसंद करने लगा था। शान शान बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसे पहले ही मना कर दिया था, मैं उसके साथ नहीं हूं। लेकिन तभी दूसरी लड़की आई और उसने उसे लात मार दी। वो चिल्लाकर बोली, बहाने मत बना। फिर पूरा ग्रुप उसे घेरकर बेइज्जत करने लगा। तभी अचानक शियाओयुंग और उसका दादाजी वहां पहुंच गए। शियाओयुंग ने ठंडे लेकिन दबदबे वाले अंदाज में कहा, सब पीछे हटो। लेकिन मामला यही नहीं रुका। उन लड़कियों को बचाने के लिए कुछ लड़के भी आ गए। उनके हाथों में चाकू और बेसबॉल बैट थे। माहौल अचानक खतरनाक हो गया। फिर भी बूढ़ा आदमी बिना डरे आगे बढ़ गया। उसी समय एक लड़का बैट उठाकर उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन अगले ही पल शियाओयुंग ने बैट हवा में ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सामने वाला लड़का खुद डर गया। शियाओयुंग शांत आवाज में बोला, बड़ों के साथ ऐसे पेश आते हो? लेकिन वो गुंडे हंसने लगे। उन्हें लगा सामने सिर्फ एक लड़का है जिसे वो आसानी से संभालेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शियाओयुंग अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। पहला हमला करने वाला लड़का सीधा एक किक में उड़ गया। बाकी दो तुरंत सतर्क हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि सामने वाला ट्रेंड है। एक के हाथ में चाकू था, दूसरे के हाथ में बैट। लेकिन शियाओयुंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे सब पहले से दिखाई दे रहा हो। बैट वाला हमला करता है और शियाओयुंग आसानी से बच जाता है। उसे महसूस हुआ कि फिजिकल एनहांसमेंट के बाद उसके रिफ्लेक्सेस कितने तेज हो चुके हैं। अगले ही पल उसने बैट वाले लड़के को पकड़कर जोर से जमीन पर पटका। लड़का वही बेहोश हो गया। फिर उसने चाकू वाले को भी पकड़ लिया और उसका सिर सीधे जमीन से टकरा दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा गैंग जमीन पर पड़ा था। जो लड़कियां शान शान को मार रही थी अब डर के मारे कांप रही थी। शियाओयुंग धीरे धीरे उनके पास गया और बिना कुछ सुने सीधे उनकी लीडर को थप्पड़ मार दिया। उसके पास बेकार बहाने सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर उसने दूसरी लड़की के बाल पकड़ लिए और चाकू उसकी गर्दन के पास ले गया। लड़की डर से जम गई, लेकिन शियाओयुंग ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। उसने सिर्फ उसके बालों का एक बड़ा हिस्सा काट दिया। लड़की गुस्से से चीखने लगी, लेकिन शियाओयुंग शांत आवाज में बोला, एक दिन समझ आएगा। आज जो किया है शायद वही भविष्य में तुम्हारी जान बचाए। उसकी बात सुनकर सब कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर वो शान शान की तरफ मुड़ा और बोला, चलो यहां से निकल रहे हैं। शान शान पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसने पूछा, आप है कौन और हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर बाद वो लोग कार में थे, लेकिन शान शान अब भी विरोध कर रही थी। वो बोली, मैं ऐसे स्कूल छोड़कर नहीं जा सकती। तब उसके दादाजी ने उसे वही सब समझाने की कोशिश की जो शियाओयुंग ने बताया था। उन्होंने कहा, बहुत जल्द दुनिया में भयानक भूख और तबाही आने वाली है। लेकिन शान शान को यह सब बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। वो बोली, दादाजी आप फिर किसी की बातों में आ गए क्या? आप हमेशा ऐसी बातों पर भरोसा कर लेते हो। लेकिन इस बार बूढ़ा आदमी बहुत गंभीर था। उसने कहा, नहीं, इस बार सब सच है। फिर भी शान शान ने सिर हिला दिया। वो बोली, आप हर बार यही कहते हो कि इस बार सच है। शियाओयुंग ने मन ही मन कसम खाई थी कि इस बार वो हर हाल में शान शान की रक्षा करेगा।
उसने समझाया कि उसके दादाजी किसी ठगी का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि वही था जिसने उन्हें आने वाले अकाल के बारे में बताया था। जब शान शान ने पूछा, आप आखिर हो कौन, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे बस भाई शिया कह सकती हो। शान शान ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद तो कहा, लेकिन उसके लिए ये सब अभी भी बहुत अजीब था। वो समझना चाहती थी कि आखिर ये अकाल क्या है जिसके बारे में वो बार बार बात कर रहा है। तब शियाओयुंग ने धीरे से कहा, अकाल सिर्फ समझाने का आसान तरीका था, असल में जो आने वाला है वो अपकलिप्स है। ये सुनते ही शान शान का चेहरा डर से बदल गया। तभी शियाओयुंग ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, और वो शुरू होने वाला है, बस कुछ ही सेकंड में। फिर उसने कहा, अपना फोन निकालो, अब तक खबरें और वीडियो आना शुरू हो गए होंगे। शान शान ने जैसे ही फोन खोला, पहली ही वीडियो देखकर उसका दिल बैठ गया। एक आदमी सबवे में पागलों की तरह लोगों को काट रहा था। फिर लगातार और वीडियो आने लगे। कई लोग अचानक बेहोश हो रहे थे, तो कहीं उनका शरीर मुड़तोड़कर किसी ज़ॉम्बी जैसा बनता दिख रहा था। अब माहौल सच में डरावना लगने लगा था। शियाओयुंग बोला, ये बस शुरुआत है, कल से असली अपकलिप्स शुरू होगा। फिर उसने शान शान और उसके दादाजी को विस्तार से समझाया, बहुत जल्द अलग अलग प्रांतों में जहरीली धुंध फैलने लगेगी। प्रोविंस बी भी उससे बच नहीं पाएगा। ये धुंध हर जीवित चीज को संक्रमित करेगी। धीरे धीरे लोग म्यूटेट होकर ज़ॉम्बी बन जाएंगे, और जो सीधे संक्रमित नहीं होंगे उन्हें ज़ॉम्बी खा जाएंगे। मरने के बाद वो भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। शियाओयुंग ने शान शान की तरफ देखा और कहा, तुमने ज़ॉम्बीज के बारे में सुना तो होगा? शान शान ने डरते हुए सिर हिलाया, हाँ, लेकिन सिर्फ फिल्मों और गेम्स में। तब शियाओयुंग ने साफ कहा, अब दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। जो चीज तुम्हें फिक्शन लगती थी वो अब तुम्हारी आंखों के सामने होगी। इसी बीच सड़क पर ट्रैफिक अचानक पूरी तरह रुक गया। चारों तरफ लंबा जाम लग चुका था, यहां तक कि इमरजेंसी लेन भी बैरिकेड से बंद थी। शियाओयुंग तुरंत गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि अगर इसी जगह ज़ॉम्बी हॉर्ड आ गई तो सब लोग इसी ट्रैफिक में फंसकर मर जाएंगे। उसे पता था कि समाज के टूटने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, और अगर लोग यहां फंस गए तो निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तभी अचानक एक कार उनकी गाड़ी से रगड़ खाते हुए इमरजेंसी लेन से निकलने लगी। ड्राइवर ने ना इंडिकेटर दिया, ना किसी की परवाह की, वो बस जबरदस्ती रास्ता बना रहा था। ये देखकर शियाओयुंग चिढ़ गया। उसने भी अपनी कार घुमाकर उसका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों ड्राइवर एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, लेकिन आखिर में दोनों उसी जाम में फंसकर रह गए। करीब 1 घंटे बाद किसी तरह ट्रैफिक थोड़ा खुला। तभी शान शान ने पीछे देखकर कहा, वही काली कार फिर से आ रही है, वो हमें फिर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी ने तुरंत कहा, छोड़ दो बेटा, उन जैसे लोगों के स्तर पर मत गिरो। लेकिन इस बार शियाओयुंग का सोचने का तरीका बदल चुका था। वो बोला, पहले होता तो छोड़ देता, लेकिन अब अपकलिप्स शुरू होने वाला है, अब मैं किसी को सिर पर नहीं चढ़ने दूंगा। अगले ही पल उसने एक्सेलरेटर दबाया और सीधे दूसरी कार को टक्कर मार दी। वो कार सड़क से फिसल कर किनारे जा लगी। दूसरा ड्राइवर गुस्से से बाहर निकला। उसकी कार बुरी तरह टूट चुकी थी। वो चिल्लाते हुए शियाओयुंग का नंबर प्लेट नोट करने लगा, लेकिन तब तक शियाओयुंग वहां से जा चुका था। पीछे से वो आदमी अब भी चिल्ला रहा था, तूने गलत आदमी से पंगा लिया है। लंबे ट्रैफिक के बाद आखिरकार रात में वो लोग शियाओयुंग के बेस तक पहुंच गए। इतनी बड़ी और मजबूत जगह देखकर शान शान और उसके दादाजी दोनों हैरान रह गए। शियाओयुंग बोला, आज आराम करो, कल बहुत काम करना है। अगली सुबह शियाओयुंग कॉफी पीते हुए बाहर का नजारा देख रहा था। उधर शान शान स्ट्रेच करते हुए बोली, मैं बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद सोई हूं, और सबसे अच्छी बात, आज स्कूल नहीं जाना। उसकी बात सुनकर माहौल एक पल के लिए हल्का हो गया। तब शियाओयुंग बोला, चलो तुम्हें फोर्ट्रेस दिखाता हूं। वो उसे बाहर लेकर गया और समझाने लगा, ये दीवारें सिर्फ कंक्रीट की नहीं है, इनके अंदर आर्मोर और रीइंफोर्समेंट भी है। फिर उसने बड़े स्टील गेट की तरफ इशारा किया। ये पूरा स्टील गेट है, 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोटा, और पूरा डिजिटल कंट्रोल पर चलता है। उसने साफ कहा, मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ हम तीनों। शान शान कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर कोई सर्वाइवर मदद मांगने आए तो? शियाओयुंग कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हें ठीक से समझाता हूं। दोनों बाहर चलते हुए बात करने लगे। शियाओयुंग की आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर थी। वो बोला, अपकलिप्स में इंसान का दिल सबसे खतरनाक चीज बन जाता है। जब समाज टूटता है तब लोगों की असली फितरत बाहर आती है, स्वार्थ, लालच और क्रूरता। फिर उसने फोर्ट्रेस के बाहर की तरफ इशारा किया। शियाओयुंग ने फोर्ट्रेस के बाहर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसने सर्वाइवर्स के लिए एक अलग टेम्पररी शेल्टर बनाया है। वो वहां रह सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें मेन फोर्ट्रेस के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करने वाला। इसके बाद वो दोनों को फूड स्टोरेज दिखाने ले गया। अंदर अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे, कहीं खाने का सामान, कहीं पानी,
कहीं वेजिटेबल्स और कहीं मीट स्टोर किया गया था। सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा गया था। स्टोरेज के अंदर जाने से पहले शियाओयोंग ने चुपके से अपनी माइंड्स आई स्किल इस्तेमाल की। वो देखना चाहता था कि क्या सच में शान और उसके दादाजी भरोसे के लायक है, और उसे साफ महसूस हुआ दोनों दिल से उस पर भरोसा करते हैं। तब उसने अपनी स्पेशल रिंग खोली। अगले ही पल हथियारों से भरे कई बड़े क्रेट्स उनके सामने आ गए। दादाजी ये देखकर फिर दंग रह गए। शियाओयोंग बोला, अपोकलिप्स में हथियार सबसे जरूरी चीज होंगे। अगर कंट्रोल हाथ से निकल गया तो हथियार गलत लोगों तक पहुंच जाएंगे। दादाजी ने तुरंत उसकी बात से सहमति जताई। उसी समय शियाओयोंग के सिस्टम में अचानक एक नया मिशन खुल गया। ये मिशन शान से मिलने के बाद एक्टिवेट हुआ था। मिशन सीरीज का नाम था ओल्ड कंपेनियंस। अगला मिशन था उसके पुराने साथी जांग ची को बचाना। रिवॉर्ड 20 पॉइंट्स। फिर सिस्टम में एक बड़ा एरो दिखाई दिया जो जांग ची की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। शियाओयोंग तुरंत समझ गया कि अब उसे निकलना होगा। उसने शान और उसके दादाजी से कहा, मुझे एक और इंसान को यहां लाना है, लेकिन मेरी बात याद रखना, मेरी परमिशन के बिना कोई फोर्ट्रेस के अंदर नहीं आएगा और हथियार हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। उधर दूसरी तरफ जांग ची अपने दोस्तों के साथ एक काराओं के बार में मजे कर रहा था। गाने, ड्रिंक्स और पूरी पार्टी वाला माहौल था। कुछ देर बाद वो अपने एक दोस्त के साथ बाहर निकला। उसे वॉशरूम जाना था और कुछ ड्रिंक्स भी लेनी थी। तभी कॉरिडोर में एक लड़की गलती से उससे टकरा गई। हालांकि गलती लड़की की थी, फिर भी जांग ची ने पहले माफी मांग ली, लेकिन लड़की के साथ खड़ा आदमी तुरंत भड़क गया। उसने जांग ची को धक्का देकर कहा, देखकर नहीं चल सकता। जांग ची का दोस्त बोला, ये आदमी पागल है क्या, बिना बात लड़ाई करना चाहता है। ये सुनते ही वो गुंडा और गुस्सा हो गया। उसने दोस्त का कॉलर पकड़ लिया। माहौल बिगड़ने ही वाला था कि तभी काराओं के बार का एक कर्मचारी बीच में आ गया। वो दोनों को शांत कराने लगा। उसने कहा, कृपया लड़ाई मत कीजिए। लेकिन वो गुंडा अब उसी कर्मचारी पर चिल्लाने लगा, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। फिर भी कर्मचारी शांत रहा। उसने कहा कि वो सिचुएशन संभाल लेगा और सबको जाने को कहा। इस मौके का फायदा उठाकर जांग ची और उसका दोस्त जल्दी से वापस अपने कमरे में लौट गए। अंदर दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने बताया कि हॉलवे में लगभग लड़ाई हो गई थी, लेकिन जांग ची ने बात को हल्का करते हुए कहा, कुछ नहीं था, अब खत्म हो गया, चलो रात एंजॉय करते हैं। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। कुछ देर बाद वही गुंडा वापस आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं, उसके साथ पूरा गैंग था। यहां तक कि वो कर्मचारी भी था जिसने बीच बचाव किया था, और उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसे पीटा गया है। अगले ही पल उन्होंने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। गैंग लीडर ने अंदर घुसते ही कहा, अब हिसाब अलग तरीके से होगा। कमरे का माहौल अचानक डरावना हो गया। जांग ची के एक दोस्त ने पूछा, इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? लेकिन सामने वाले का बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसने विस्की बोतल उठाई और सीधे उसके सिर पर मार दी। लड़का वही गिर पड़ा। जांग ची तुरंत चिल्लाया, चोंग। वो अपने दोस्त को बचाने दौड़ा। उधर उसी समय शियाओयोंग काराओं के बार पहुंच चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था, दुनिया खत्म होने वाली है और ये लोग अभी भी गाने और पार्टी में लगे हैं। अंदर कमरे में बॉटल अटैक के बाद वो गुंडा अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ मुड़ा और बोला, अब अच्छा लग रहा है? लेकिन लड़की ने सिर हिलाया। वो बोली, जिसने मुझे टक्कर मारी थी वो दूसरा लड़का नहीं, जांग ची था। अब उस गुंडे का पूरा ध्यान जांग ची पर चला गया। उधर चोंग अपने दोस्त को बचाने उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिर पर फिर वार होता है। ये देखकर जांग ची का गुस्सा फूट पड़ा। अब वो सीधे गैंग मेंबर से भिड़ गया। कमरे में जोरदार मारपीट शुरू हो गई। उनका एक और दोस्त डर के मारे कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा। तभी अचानक काराओं के एम्प्लॉय की हालत खराब होने लगी। उसका शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा। कुछ ही सेकंड में वो ज़ॉम्बी में बदल गया और उसका पहला शिकार बना गैंग का एक आदमी। उसने सीधे उसकी गर्दन में काट लिया। पूरा कमरा चीखों से भर गया। फिर उसने दूसरे आदमी पर हमला कर दिया। अब हर तरफ पैनिक फैल चुका था। सब डर के मारे भागने लगे। तभी अचानक किसी ने उस ज़ॉम्बी को जोर से पकड़कर कमरे के बड़े स्क्रीन पर दे मारा। वो था शियाओयोंग। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग अभी रुक जाओ। लोग शॉक में थे क्योंकि वो अकेले एक हाथ से ज़ॉम्बी को पकड़े हुए था। गैंग लीडर हैरान होकर बोला, ये आदमी आखिर है कौन? लेकिन शियाओयोंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे जांग ची की तरफ मुड़ा और पूछा, तुझे काटा तो नहीं? जांग ची पूरी तरह कंफ्यूज था। वो बोला, नहीं, लेकिन तुम हो कौन? शियाओयोंग बोला, चल मेरे साथ, सब बाद में समझाऊंगा। लेकिन गैंग लीडर अब भी एटीट्यूड दिखा रहा था। वो बोला, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ।
उधर जिस आदमी को पहले काटा गया था उसका सिर घूमने लगा, वो लड़खड़ाने लगा। शियाओयुंग ने तुरंत समझ लिया ये भी बदलने वाला है। काटना गर्दन पर हुआ था और इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था। शियाओयुंग ने बिना एक सेकंड गवाए उसे उठाया और पास वाले कमरे में फेंक कर दरवाजा लॉक कर दिया। वो जानता था कि फिलहाल ज़ॉम्बीज़ दरवाजे खोलना नहीं जानते। फिर उसने जांग ची की तरफ देखकर पूछा, इनमें से किसे नीचे भेजना है? जांग ची अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी उसे कैसे जानता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ पूछता, एक गैंग मेंबर शियाओयुंग पर टूट पड़ा। शियाओयुंग ने उसे पकड़कर सीधे कांच की टेबल पर दे मारा। कांच जोरदार आवाज के साथ टूट गया। तभी दूसरा इन्फेक्टेड आदमी भी हमला करने दौड़ा, लेकिन शियाओयुंग ने एक ही पंच में उसे बेहोश कर दिया। बाकी लोग डर से कांपने लगे। उनका दोस्त जमीन पर तड़प रहा था। तब शियाओयुंग ने बिल्कुल शांत आवाज में पूछा, और किसी को लड़ना है? पूरा कमरा चुप हो गया। फिर उसने जांग ची से कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। कुछ देर बाद जांग ची और उसके दोस्त जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। उधर बाकी गैंग मेंबर्स भी भागना चाहते थे, लेकिन शियाओयुंग दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरे दोस्त को लगभग मार ही दिया था। फिर उसने गैंग लीडर को पकड़कर वापस कमरे के अंदर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो अंदर उसी ज़ॉम्बी के साथ फंस चुका था। बाहर खड़े लोगों को अब भी उस बंद कमरे से चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी काराओं के बार का एक कर्मचारी घबराया हुआ वहां आया और पूछने लगा, अंदर आखिर हो क्या रहा है? शियाओयुंग ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, किसी भी हालत में वो दरवाजा मत खोलना, चाहे अंदर कुछ भी हो जाए। फिर उसने उसे पुलिस बुलाने को कहा और चेतावनी दी, अंदर कुछ लोग रेबीज जैसे इन्फेक्शन से संक्रमित हैं। कर्मचारी डर गया। वो हकलाते हुए बोला, रेबीज? लेकिन फिर भी उसने पुलिस को फोन करने की बात कही। उधर शियाओयुंग बाकी लोगों को लेकर वहां से निकलने लगा। जाते जाते उसने साफ कहा, अब कभी इस जगह वापस मत आना। कुछ ही देर बाद एक और कर्मचारी वहां पहुंचा और पूछा, इतनी बड़ी बात क्या हो गई? पहले वाले कर्मचारी ने कांपती आवाज में बताया, अंदर रेबीज वाले लोग बंद हैं। दोनों तुरंत सिक्योरिटी रूम की तरफ भागे और कैमरे देखने लगे, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर ज़ॉम्बी एक दूसरे पर टूट पड़े थे। पूरा कमरा खून और चीखों से भर चुका था। हेड ऑफ सिक्योरिटी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, फौरन पुलिस को कॉल करो। उधर शियाओयुंग तब तक काफी दूर निकल चुका था। उसे पता था वो जगह अब सुरक्षित नहीं रही। कार के अंदर जांग ची बार बार उसका धन्यवाद कर रहा था। वो बोला, अगर तुम नहीं आते तो आज हम खत्म हो जाते। लेकिन तुम हो कौन? शियाओयुंग ने बहुत सीधा जवाब दिया, मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया है, बस इतना जान लो। किसने भेजा? ये जानने की जरूरत नहीं। जांग ची के दोस्तों में से एक ने डरते हुए पूछा, तुमने जो रेबीज कहा था क्या वो सच में है? ऑनलाइन तो लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। शियाओयुंग ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, तो जो तुमने अंदर देखा वो इल्यूजन था क्या? कार के अंदर कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर दूसरे लड़के ने पूछा, उसका इलाज है? कोई दवा? शियाओयुंग ने सिर हिलाया, नहीं, इस डिजास्टर का कोई इलाज नहीं है और हालात अब सिर्फ बदतर होंगे। इसी दौरान कार शहर की सड़कों से गुजर रही थी। चारों तरफ अफरातफरी मची हुई थी। कई इन्फेक्टेड लोग दूसरों पर हमला कर रहे थे, कई लोग काटे जा रहे थे और हर तरफ चीख पुकार फैल चुकी थी। अब अपोकलिप्स सच में शुरू हो चुका था। शियाओयुंग ने गंभीर आवाज में कहा, बहुत जल्द सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अगर जिंदा रहना है तो मेरी हर बात बिना सवाल माने फॉलो करनी होगी। उसी समय सिस्टम अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। मिशन कंप्लीट। उसने अपने पुराने साथी को सफलतापूर्वक बचा लिया था। उसे रिवॉर्ड में 20 पॉइंट्स मिले। शियाओयुंग तुरंत सिस्टम शॉप के बारे में सोचने लगा। इस बार वहां 3 अलग अलग बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे। लेवल 1 पोस्ट एपोकैलिप्टिक फार्मर बॉक्स, लेवल 1 सप्लाई बॉक्स और लेवल 1 वेपन्स बॉक्स। तीनों की कीमत थी 2 पॉइंट्स। वो सोचने लगा कि अभी खरीद ले या स्टोर रिफ्रेश करे, लेकिन एक बात साफ थी, इन बॉक्सेस का अपोकलिप्स में बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। फिर उसने खुद को याद दिलाया, फोर्ट्रेस पहुंचने के बाद ये सब देखूंगा। अभी ज्यादा जरूरी चीज है किस पर भरोसा किया जाए। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। जांग ची के दोस्तों में से किसी एक ने उन्हें धोखा दिया था। अपोकलिप्स की शुरुआत में वो पूरा डॉर्मेट्री खत्म हो गया था। लगभग सब मर गए थे, सिर्फ जांग ची किसी तरह बच पाया था।
लेकिन आज तक शियाओयों को यह नहीं पता था कि उन 3 दोस्तों में असली गद्दार कौन था। उधर दूसरी तरफ कुई जिंग इस समय शु श्यांग से बात कर रही थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने घबराकर पूछा, तुमने जो सप्लाईज भेजने का वादा किया था वो कहाँ है? बाहर का माहौल पूरी तरह केओस में बदल चुका था। अब तो उसमें सुपरमार्केट जाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। शु श्यांग ने उसे शांत करने की कोशिश की। वो बोला, मैं जल्दी सब भेज दूंगा, बस कुछ और काम संभाल रहा हूं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। कुई जिंग डर के मारे उछल पड़ी। उसने धीरे से पीपहोल से बाहर देखा और राहत की सांस ली। बाहर सिर्फ शुआ खड़ी थी। कुई जिंग बोली, तूने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। फिर शुआ ने बताया, पहली मंजिल वाले बूढ़े आदमी को सुबह पुलिस और एम्बुलेंस लेकर गई थी। कुई जिंग तुरंत बोली, अच्छा, इसलिए सुबह इतनी अफरातफरी थी। लेकिन फिर भी शुआ को यह इन्फेक्शन उतना खतरनाक नहीं लग रहा था। दोनों फिर से सप्लाईज की बात करने लगी। कुई जिंग को अब शु श्यांग पर ज्यादा भरोसा नहीं था। तब शुआ ने कहा, मैंने पहले ही कहा था वो भरोसे लायक नहीं है। फिर उसने अचानक शियाओयों का नाम लिया। वो बोली, लेकिन शियाओयों के पास बहुत बड़ा फूड स्टॉक पाइल है। अगर ये हालात और बिगड़े तो वो बहुत अमीर बन सकता है। कुई जिंग चौंक गई। उसने तुरंत पूछा, तुझे ये सब कैसे पता? शुआ बोली, मैं पिछले कुछ दिनों से उस पर नजर रख रही थी। मैंने खुद देखा है, उसके लिए ट्रकों में भर भर कर सामान अनलोड हो रहा था। अब कुई जिंग को शक होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद शियाओयों को पैंडेमिक के बारे में पहले से पता था। तब शुआ गंभीर होकर बोली, हमें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि अगर उसने सच में सब पहले से प्लान किया है तो उसके पास बाकी सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। शुआ बार बार कह रही थी कि उन्हें जल्दी फैसला लेना होगा, क्योंकि जैसे ही शियाओयों मुनाफा कमाना शुरू करेगा उन्हें भी उसमें अपना हिस्सा सुरक्षित करना पड़ेगा। इसी दौरान शियाओयों बाकी लोगों के साथ अपने बेस पर पहुंच चुका था। विशाल किले को देखकर जंग हैरान रह गया और शियाओयों ने कहा कि हर कोई पहली बार इसे देखकर ऐसा ही रिएक्शन देता है। चोन चान और उसके दादा खुश थे कि वे आखिरकार वापस घर पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि सब ठीक तो है और शियाओयों ने बताया कि जांग और जांग दोनों सुरक्षित है। फिर उसने नए लोगों का परिचय करवाया, जिनमें सबसे अहम थे जांग और उसके दोस्त। चोन चान ने सभी का स्वागत किया। शॉ ने शान से कहा कि वो नए लोगों को पूरा किला दिखा दे और यहाँ के नियम समझा दे। शान तुरंत मान गया, लेकिन तभी कोने में खड़ा एक नया लड़का बोला कि क्या उन्हें बेस की रक्षा के लिए हथियार मिल सकते हैं। ये सुनते ही शियाओयों ने उसे बेहद ठंडी और सख्त नजर से देखा। उसके मोटे दोस्त ने तुरंत उसे चुप कराया और कहा कि अभी हथियार मांगना सही नहीं, पहले भरोसा जीतना पड़ेगा। शियाओयों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों में उन्हें भी हथियार मिल जाएंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि चोंग की हालत बहुत खराब है। उसने तुरंत आदेश दिया कि उसे इंफर्मरी ले जाया जाए। बाद में जांग और उसके दोस्त नहाकर काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। बातचीत के दौरान यिमिंग ने पूछा कि उनके दोस्त ने हथियार मांगना अचानक क्यों छोड़ दिया। उसका कहना था कि इस हालत में उन्हें खुद की रक्षा करने का पूरा हक है। दूसरे दोस्त ने कहा कि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि शियाओयों ने ही उनकी जान बचाई थी। लेकिन यिमिंग को उस पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि शियाओयों कुछ छुपा रहा है, क्योंकि उसने कभी साफ नहीं बताया कि उसे किसने भेजा था और चोंग के साथ भी उसका व्यवहार अजीब था। दूसरी तरफ शियाओयों कह रहा था कि उसे चोंग की हालत पर नजर रखनी होगी, लेकिन इंफर्मरी जेल से कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह थी। फिर भी जांग के दोस्तों को भरोसा नहीं था कि शियाओयों चोंग के साथ क्या करेगा। यिमिंग ने तो यहां तक कह दिया कि कहीं वो चोंग के अंग बेचने का प्लान तो नहीं बना रहा। उसने कहा कि उन्हें पहले ही हमला करना चाहिए। एक दोस्त ने पूछा कि क्या वे सच में मदद का बदला गद्दारी से देंगे। यिमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, दुनिया से गद्दारी करना बेहतर है, बजाय इसके कि दुनिया तुम्हारे साथ गद्दारी करे। उसने साफ कहा कि वो इस किले पर कब्जा करना चाहता है। उसके हिसाब से यहाँ सिर्फ शियाओयोंग, एक छोटी लड़की और एक बूढ़ा आदमी ही थे, इसलिए बेस हथियाना आसान होगा। उसने उस लड़की के बारे में भी बेहद घटिया मजाक किया, जिससे पूरे माहौल में भारी सन्नाटा छा गया। बाद में उसने बात संभालने के लिए कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन जांग ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अपोकलिप्स का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी इंसानियत खो दे। उधर यिमिंग मन ही मन सोच रहा था कि उसके दोस्त बहुत भोले हैं। उसके मुताबिक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने के लिए इंसान को हर हाल में खुद को बदलना पड़ता है। कुछ देर बाद शियाओयोंग ने शान और जांग के साथ मीटिंग की। शान ने बताया कि जांग और उसके दोस्त आराम से बच गए हैं। चोंग अभी भी गंभीर हालत में है और इंफर्मरी में बंद है, जैसा जांग ने कहा था। शियाओयोंग ने उनकी तारीफ की।
लेकिन जाते जाते चेतावनी भी दी कि जांग के दोस्तों पर नजर रखना, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई जरूर बगावत करेगा। इसके बाद स्टोरेज एरिया में शियाओयोंग अपने सिस्टम को चेक कर रहा था। वो संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 3 बॉक्स खरीदे, एक लेवल, एक फार्मर बॉक्स, एक सप्लाई बॉक्स और एक वेपन बॉक्स। पहले बॉक्स से उसे 50 कॉर्न सीड्स मिले, सप्लाई बॉक्स से 200 किलो सॉसेज, 100 किलो प्रिजर्व्ड पोर्क और 50 बॉक्स नूडल्स मिले, जबकि वेपन बॉक्स से उसे 100 राउंड 9 mm गोलियां मिली। वो इन इनामों से बेहद खुश था, क्योंकि अब पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई थी। इस नई दुनिया में सिर्फ संसाधन ही असली ताकत थे। अगली सुबह कुछ संदिग्ध लोग शियाओयोंग के किले के पास पहुंचे। उनमें वही आदमी भी था जिससे कुछ दिन पहले ट्रैफिक में उसका झगड़ा हुआ था। वो अपनी गैंग के साथ किले का गेट तोड़ने आया था। उन्होंने काफी देर तक गेट पीटा, लेकिन वो मजबूत स्टील का बना था। फिर उन्होंने भारी मशीनें और मोलोटोव कॉकटेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे बेस में आग लग गई। अंदर मौजूद सभी लोग पानी की बाल्टियों से आग बुझाने में लग गए, क्योंकि पानी भी कम बचा था। लेकिन शियाओयोंग आग बुझाने की बजाय अपनी बंदूक लेकर वॉच टावर पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही शान ने उस गैंग लीडर को पहचान लिया, वही आदमी जिसने ट्रैफिक में लड़ाई की थी। नीचे से गैंग लीडर चिल्लाया कि नीचे आकर मर्दों की तरह लड़ो, लेकिन शियाओयोंग ने उन्हें सिर्फ 5 मिनट में वहां से निकल जाने की चेतावनी दी। तभी उसके सिस्टम में एक नया मिशन आया, बेस के बाहर मौजूद खतरे को खत्म करो और 10 पॉइंट्स पाओ। शान ने कहा कि एक वार्निंग शॉट मार देते हैं ताकि वे डरकर भाग जाए, लेकिन शियाओयोंग ने मना कर दिया। उसने कहा, यह अपकलिप्स है, जो किसी और के बेस पर हमला करेगा उसे असली गोलियां मिलेंगी। अगले ही पल उसकी पहली गोली गैंग लीडर का हाथ उड़ा देती है। फिर शियाओयोंग एक एक करके सभी बदमाशों को सटीक निशाने से मार गिराता है। कोई भी बच नहीं पाता। उसकी शूटिंग स्किल देखकर शान को शक होने लगा कि शायद शियाओयोंग पहले मिलिट्री में था। जब सब खत्म हो गया तो शियाओयोंग ने कहा कि शायद लाशों को यही छोड़ देना बेहतर होगा, ताकि वे आगे चलकर ज़ॉम्बी बने और भविष्य में ट्रेनिंग के काम आए। उसी समय दूसरी तरफ कुईजिंग और शुआ चोंग के साथ कार में सफर कर रही थी। उनका अगला ठिकाना भी शियाओयोंग का किला था। कुईजिंग को पहले से शक था कि शुआ सिर्फ फायदा उठाने के लिए दोस्ती का नाटक कर रही है। जब वे बेस के पास पहुंची तो सामने बिखरी हुई लाशें देखकर दोनों दंग रह गई। कुईजिंग ने कहा कि लगता है यहां किसी गैंग वॉर में सब मारे गए। उसे लगा शायद शियाओयोंग भी मर चुका होगा, लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे सामान चाहिए। तभी पहले मारा गया गैंग लीडर घायल हालत में उठने लगा। दोनों डर गई और गेट के पास पहुंच गई। तभी चोन चान बाहर आई और पूछा कि वे कौन है। शुआ ने खुद को शियाओयोंग की दोस्त बताया, जबकि कुईजिंग ने खुद को उसकी गर्लफ्रेंड कहा। जब शियाओयोंग बाहर आया तो उसने ठंडे स्वर में पूछा कि वे यहाँ क्या कर रही है। अपनी माइंड रीडिंग शक्ति से वो समझ चुका था कि दोनों झूठ बोल रही है। उसने सीधे पूछ लिया कि शू शांग अपने हथियारबंद लोगों के साथ आसपास ही छिपा है ना? ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। शियाओयोंग ने उनके पैरों के पास गोली चलाई और कहा कि नाटक बंद करो। फिर उसने गेट खोल दिया और बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों की भीड़ उनकी तरफ छोड़ दी। ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों चीखते हुए भागने लगी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कुईजिंग ने शुआ को धक्का देकर ज़ॉम्बियों के बीच गिरा दिया और खुद भाग निकली। इसके बाद शियाओयोंग का मिशन पूरा हो गया और उसे 10 नए पॉइंट्स मिले। तुरंत सिस्टम ने एक नया मिशन दिया, बेस के बाहर मौजूद सभी इन्फेक्टेड और मॉन्स्टर्स को खत्म करो। बेस के अंदर शियाओयोंग ने सबको इकट्ठा करके बताया कि अब पूरी दुनिया संक्रमित हो चुकी है। हर इंसान के अंदर वायरस है, लेकिन मौत के बाद ही वो ज़ॉम्बी बनेगा। इसलिए अगले 2 दिन कोई भी बेस से बाहर नहीं जाएगा। इसी बीच चोंग की हालत बिगड़ने लगी। वायरस उसके शरीर को बदल रहा था। शहर में हर तरफ अराजकता फैल चुकी थी। लोग सिर्फ ज़ॉम्बियों से नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी डर रहे थे। उधर जांगा अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहा था। तभी योंग ताओ अपनी गैंग के साथ उसके घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। उसने जांगा से गोदाम की चाबी और पता मांगा। जब उसने मना किया तो योंग ताओ ने उसके परिवार को धमकी दी। आखिरकार वे सबको गोदाम ले गए। वहां पहुंचकर योंग ताओ को पता चला कि ज्यादातर सामान पहले ही बिक चुका है। तभी उसे याद आया कि शियाओयोंग ने अपने फैक्ट्री में बहुत बड़ा स्टॉक जमा किया था। उसने फैसला किया कि अब अगला निशाना वही बेस होगा। दूसरी तरफ बेस की इंफर्मरी में चोंग पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके दोस्त टूट चुके थे। यिमिंग ने कहा कि उसे तुरंत मार देना चाहिए। शियाओयोंग ने यिमिंग को चाकू थमाते हुए कहा, तुम्हें हथियार चाहिए था ना, लो खुद खत्म करो उसे। लेकिन आखिर में जांग ने खुद अपने दोस्त को मारने का फैसला किया। जैसे ही वो वार करने वाला था,
तभी शियाओयुंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके सिस्टम में अचानक एक नई नोटिफिकेशन आई थी। सिस्टम ने बताया कि चोंग कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ म्यूटेंट बनने वाला है।